भाई साहब फिर से लेकर आ चुका हूँ। जय हिंद दोस्तों। तो क्या हाल है, मेरा नाम है विकास। तो भाई साहब अगर आप 4 अप्रैल 2022 को एग्जाम देने वाले हो और विज्ञान का पेपर है तो ये वाली वीडियो पूरा जरूर देखना, क्योंकि इसमें मैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। और हाँ, बोर्ड एग्जाम में 100% इनमें से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे और आपको नंबर दे के जाएंगे भाई साहब। तो आ जाओ, जल्दी आ जाओ। देखो यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यानी सबसे महत्वपूर्ण पठन सामग्री में से एक है ये। ठीक है, क्या है यहाँ पर कि भाई साधारण नमक यानी NaCl रसायन निर्माण, क्या क्या आप इसमें से रसायन निर्माण करेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनाएंगे, विरंजक चूर्ण कैसे बनाएंगे, धावन सोडा और बेकिंग सोडा कैसे बनाएंगे, और इनके दो दो तीन तीन उपयोग भी पढ़ेंगे, क्योंकि पूछ लेता है कि भाई धावन सोडा का 2 उपयोग लिखिए तो 2 नंबर का आ जाएगा। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और हमेशा पूछे जाते हैं। आप देखोगे, पिछले साल की क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लो, हर एक क्वेश्चन पेपर में आपको ये वाले क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि भाई सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनाया जा सकता है। वैसे तो कई तरीके इसको बनाने के लिए कि भाई सोडियम को जब जल में डाल दोगे तो वैसे भी सोडियम हाइड्रोक्साइड या हाइड्रोजन गैस बन जाती है, लेकिन यहाँ पर हमें बनाना है सोडियम क्लोराइड से सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पर देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH का निर्माण कैसे होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन यानी लवण जल से विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं, क्योंकि इससे निर्मित उत्पाद क्लोरीन यानी क्लोर एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी क्षार होते हैं। भाई सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, क्षारीय है, मतलब क्षारीय लवण है। ठीक है, क्षारीय है मतलब। ठीक है, तो यहाँ पर क्षार है यार, क्षारीय लवण नहीं है। लवण तो फिर उदासीन हो जाता है। ठीक है, तो ये हो जाता है। तो यहाँ पर देखो कैसे प्राप्त करोगे भाई, जब यहाँ पर सोडियम क्लोराइड में जल डाला जाता है। देखो यहाँ पर बोला ही गया कि जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। इसका मतलब क्या है कि भाई साहब यहाँ पर हमें विद्युत भी लिखना पड़ेगा। तो जब विद्युत प्रवाहित की जाती है तब क्या होगा, आपने पढ़ा होगा कि जब जल का विद्युत वियोजन किया जाता है तो क्या होता है, यानी H2O में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ये H2 और O2 के रूप में टूटता है। ये आप जानते हो कि नहीं जानते हो। ठीक है, संतुलित कर लेना। अब ये इस रूप में टूटता है। इसी तरीके से अगर हम लोग NaCl में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये Na+ ये क्लोरीन NaCl- में टूट जाता है। सिंपल ध्यान रखना, आपको मतलब रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसीलिए मैं समझा रहा हूं। तो अब आप ध्यान देना यहाँ पर क्या हो रहा है कि भाई सोडियम क्लोराइड से क्या हो रहा है, क्लोरीन गैस तो पहले ही अलग हो गया। तो यहाँ पर देखो Cl2 हो गया और इधर आपका क्या हुआ कि भाई H2O में से आपका H2 अलग होगा। क्यों, क्योंकि आपका जब सोडियम जो है वो जब जल से अभिक्रिया करता है H2O से तो ये क्या बनाता है, NaOH बनाता है प्लस हाइड्रोजन गैस बनाता है। आपने पहले ही चैप्टर में पढ़ा होगा वैसे। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पर देखो कि भाई सोडियम क्लोराइड यहाँ पर है, यहाँ पर जल है, दोनों मिलाए क्या बना, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना। क्यों, क्योंकि ये जो सोडियम था यहाँ पर भाई साहब, जो यहाँ पर ये सोडियम था इसने जल से अभिक्रिया किया और क्या बना लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस बना लिया। और जब विद्युत धारा भी प्रवाहित किए थे तो सोडियम क्लोराइड से क्लोरीन अलग हो गई थी। सिंपल। और आप बोलोगे भैया यहाँ पर Cl2 क्यों लिखा गया है, तो देखो यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग बोलोगे भैया यहाँ पर जो लिखा गया है ये Cl2 क्यों लिखा गया है, तो इसका सीधा सा मतलब ये है भाई साहब कि जो आपकी गैसें होती हैं वो अणु के रूप में पाई जाती हैं। सिंपल। तो आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर क्या होता है कि भाई एनोड पर आपकी क्लोरीन गैस मुक्त होगी यानी निकलेगी, और कैथोड पर H2 गैस। भाई आप जानते हो बैटरी में विद्युत धारा होती है, तो विद्युत धारा में क्या होता है कि भाई 2 टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। तो जो आपका एनोड पर यानी आपका जो पॉजिटिव करंट जिसमें से जाएगा उसमें क्या है कि क्लोरीन गैस आएगी, उसके जो छड़ होगी उसमें लिपटना स्टार्ट हो जाएगी। और जो कैथोड यानी निगेटिव वाला टर्मिनल होगा उसमें हाइड्रोजन गैस हो जाएगी, अपोजिट जस्ट, क्योंकि हाइड्रोजन प्लस के रूप में पाया जाता है और क्लोरीन माइनस। वैसे ये दोगला है, हाइड्रोजन माइनस और प्लस दोनों के रूप में पाया जाता है। जानते हो इसकी जो संयोजकता होती है +1 भी होती है और -1 भी होती है। तो आगे बढ़ते हैं। कैथोड के पास NaOH का विलयन फिर बन जाता है। आप ये वाले जो है, जो इसका वो पिक है वो देख लेना। ठीक है, क्या है, तो पिक यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। वैसे आगे देखिए यहाँ पर क्या है कि भाई उपयोग क्या है इसका। सबसे पहले तो भाई ईंधन के रूप में हम प्रयोग कर सकते हैं हाइड्रोजन गैस का। इसमें जो हाइड्रोजन गैस निकलती है तो सोडियम क्लोराइड से हम लोग क्या बना रहे हैं, हाइड्रोजन गैस एक प्रकार से बना रहे हैं। और क्या बना रहे हैं, क्लोरीन गैस भी बना रहे हैं और सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बना रहे हैं। तो कोई भी पूछ ले कि भाई क्लोरीन गैस कैसे प्राप्त करोगे NaCl से, यानी साधारण
साधारण नमक से। तो सिंपल सी बात है कि भाई साहब आप लिख दोगे कि जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन एवं हाइड्रोजन गैस बनाता है। सिंपल। तो ऐसे याद करोगे तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं। देखो सबसे इंपॉर्टेंट है विरंजक चूर्ण का निर्माण और इसके दो उपयोग भी सबसे इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सरल लिखा है, कहीं बुक में आपको ये उपयोग नहीं मिलेंगे, हो सकता है क्योंकि मैं जो सरल है उनको ऐड किया ताकि आपको याद हो सके, आप दैनिक जीवन में जो प्रयोग करते हैं वो वाली चीजें मैंने ऐड की है। और हाँ, इस नोट्स की जो पीडीएफ लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाकर डाउनलोड करो, फ्री में पढ़ाई करो। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। वैसे इस तरीके की हैंड रिटन नोट्स आपको फ्री में कोई देगा नहीं, आप पूरे यूट्यूब को छान मारो लेकिन नहीं मिलेगा। लेकिन मैं दे रहा हूँ ना, तो आराम से पढ़ाई करो। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या है, बहुत मेहनत लगती है नोट्स बनाने में, लेकिन नहीं, आप लोग लाइक करते नहीं हो तो लाइक कर दिया करो यार वीडियो को, दोस्तों के पास शेयर कर दो, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लिया करो, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। बस इतना ही तो है। आप 3 चीज की भीख मांगते हैं, वो भी आप पूरा नहीं करते हो। वैसे भीख मांगनी पड़ती है आजकल शिक्षकों को, शिक्षक नहीं अपने भैया को, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या है कि विरंजक चूर्ण का निर्माण कैसे होता है। यहाँ पर ये ध्यान रखना कि भाई शुष्क बुझे हुए चूने एवं क्लोरीन की आपसी अभिक्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOCl2। ध्यान रखना क्या, CaOCl2। अब यहाँ पर क्या बोला, शुष्क बुझे हुए चूना। बुझा हुआ चूना क्या होता है, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ। देखो कैल्शियम जो होता है वो कभी सिंगल नहीं होता, वो हमेशा ऑक्साइड के रूप में रहता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड हुआ, ये क्या है, बिना बुझा हुआ चूना, यानी चूना पत्थर भी इसको बोलते हैं, ठीक है, बिना बुझा हुआ चूना। जब ये भाई साहब जल से अभिक्रिया करता है तब क्या होता है, तब यहाँ पर ये बना लेता है, क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का ट्वाइस। अब बोलोगे CaOH का ट्वाइस कैसे बना भैया, तो Ca का जो आवेश होता है +2 और OH का -1, तो Ca इधर का भाई 2 हमें OH लेना पड़ेगा, सिंपल। तो अब यहाँ पर देखो भाई साहब क्या हुआ कि भाई ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी हमें क्या है कि बुझा हुआ चूना प्राप्त हो गया। तो यहाँ पर बोला ही गया कि शुष्क बुझे हुए चूने एवं क्लोरीन की आपसी अभिक्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। तो भाई यहाँ पर क्या हुआ, सबसे पहले हम कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया जल से करवाए तो हमें बुझा हुआ चूना प्राप्त हुआ। उसके बाद इसी बुझे हुए चूने में से जब क्लोरीन गैस प्रवाहित किए, यहाँ पर लिखा ही गया कि भाई क्लोरीन की आपसी अभिक्रिया से, तो क्लोरीन गैस जब इसमें प्रवाहित करते हैं तो हमें कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी विरंजक चूर्ण का निर्माण मिलता है और यहाँ पर जल बनता है। ये आपको ध्यान रखना, बस इतना याद रखना कि शुष्क बुझे हुए चूने से जब क्लोरीन की अभिक्रिया होती है तब हमें कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी विरंजक चूर्ण और जल प्राप्त होते हैं। ऐसे याद करोगे तो आपको कोई भी मतलब रटने की जरूरत नहीं, ऐसे याद रखना बस, ठीक है, कि भाई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से जब क्लोरीन गैस प्रवाहित होती है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से जब क्लोरीन गैस अभिक्रिया करती है तब हमें विरंजक चूर्ण यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, देखो सूत्र तो आपको बनाना आना चाहिए, तो प्राप्त होते हैं और जल प्राप्त होते हैं। सिंपल, आपको आगे होगा आई होप। हाँ, ये याद रखना कि बुझा हुआ चूना कैसे बनाया जा सकता है। छोटे छोटे लॉजिक हैं, जैसे आपसे ये भी पूछ सकता है कि भाई बुझा हुआ चूना आप कैसे बना सकते हैं, तो कैल्शियम ऑक्साइड जब जल की अभिक्रिया होगी तो हमें बुझा हुआ चूना प्राप्त होगा, यानी चूना के पत्थर से हम, आपसे पूछ लेगा चूना पत्थर से आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे प्राप्त करेंगे। और ये भी पूछ लेगा कि भाई कभी कभी कि घर में पुताई के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, तो आप जानते हो चूना का ही प्रयोग किया जाता है और मिलाया जाता है चूना पत्थर को, जो वही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। और वही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है तो उसमें चमक आ जाती है, यानी वो क्या बना लेता है, कैल्शियम कार्बोनेट यानी खड़िया जो आप चाक लिए रहते हो वही बना लेता है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें जो आप अपने मतलब हर चीज देखते हो, लेकिन नहीं, आपको बस रटना है भाई ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता क्या है नहीं मालूम, बस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नाम लिए जा रहे हैं रटने के चक्कर में, तो ये गलत बात है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख लो कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसका नाम होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बोल सकते हो या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। मैंने बार बार रिपीट किया ताकि आपको याद हो सके। वैसे आप जल्दी से कमेंट करो, बिना देखे अब ध्यान ना देना इसमें, ठीक है, वीडियो पॉज मत करना, बोलो कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का फार्मूला जो होता है वो क्या होता है, जल्दी कमेंट करो। विरंजक चूर्ण का फार्मूला क्या होता है, जल्दी कमेंट करो। इसका और भी नाम जो है उसको भी कमेंट करो जल्दी। चलो आगे बढ़ते हैं। तो विरंजक चूर्ण का उपयोग जो भाई साहब होगा वो क्या होगा कि भाई पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त, अरे यार ये टेक्स्ट, पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में हमें इसका प्रयोग करना पड़ता है। सिंपल, ठीक है, मतलब जो पीने वाला जल होता है उसमें कुछ जीवाणु पाए जाते हैं, कीटाणु पाए जाते हैं, उसे हमें स्वच्छ करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, विरंजक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है, यही विरंजक चूर्ण, ठीक है। तो ये हो गया भाई पीने वाले जल को जीवाणु से मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में हमें इसका प्रयोग करना पड़ता है या करते हैं यार, चाहे जो बोलो। अब पिछले वीडियो में मैंने भाई मैं क्या बोल दिया था
कि भाई पीने वाले जल को रोगाणु रहित बनाने के लिए हमें क्या प्रयोग करना चाहिए, तो विरंजक चूर्ण का ही प्रयोग करना चाहिए। जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए हमें क्या प्रयोग करना चाहिए, तो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट यानी धावन सोडा का प्रयोग करना चाहिए। अब मैंने पिछली वीडियो में बोल दिया था कि भाई विरंजक चूर्ण का प्रयोग करना चाहिए, तो उसमें एक गलती हो गई थी। तो छोटी छोटी गलतियां जो आप लोग सुधार सकते हो, ठीक है, बोलने में मिस्टेक हो जाता है बस भाई, क्योंकि मैं लिखा कहीं नहीं होता ना, बस एक बोल दिया कैमरा तुरंत रिकॉर्ड कर लिया। ये क्लास थोड़ी नहीं है कि भाई हम बता देंगे हर यार गलती बोल दिया, गलत बोल दिया, बस बोल दिया तो बोल दिया फिर, ठीक है। आगे ऊन को सिकुड़न रहित बनाने के लिए भी प्रयोग किया जाता है, सिंपल विरंजन के लिए, ठीक है। आगे वस्त्र उद्योग में सूती कपड़ों के विरंजन के लिए, इसका मतलब क्या है कि जो सूती का कपड़ा होता है उसमें बहुत प्रकार गंदगी होती है, उसके विरंजन, विरंजन का मतलब क्या, उसमें जो कलर है बहुत प्रकार के उसके विरंजन कर देंगे तो बिल्कुल व्हाइट हो जाएगा, तो ये होता है। तो 3 है, 3 में से कोई 2 याद करना है तो आप याद कर लेना। अब यहाँ पर बेकिंग सोडा यानी NaHCO3 का निर्माण कैसे होता है ये आपको याद रखना है, इसका सूत्र भी याद रखना है, इसका रासायनिक नाम भी याद रखना। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन जो है ये बता रहा हूँ इसमें से 100% कोई ना कोई आएगा, ध्यान रखना। तो यहाँ पर रासायनिक नाम जो है वो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोल सकते हैं। आप बोलोगे भैया ये कैसे, तो मैं अब यहाँ पर एक चीज समझाना चाहूंगा, क्या, यहाँ पर समझो, ठीक है, यहाँ पर सादा है, यहाँ पर समझो कि भाई साहब जो आपका HCO3 है इसका नाम क्या है, इसका नाम है भाई साहब बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्या है, बाइकार्बोनेट, ठीक है, ध्यान देना, कार्बोनेट इसका नाम होता है, इसमें आवेश होता है -1, ध्यान रखना। अब आपका जो CO3 है, CO3 यानी कार्बोनेट, उसका जो फार्मूला होता है -2 आवेश होता है, इसको बोलते हैं कार्बोनेट, ध्यान देना बस, कार्बोनेट, ठीक है, ध्यान देना। अब यहाँ पर हाइड्रोजन कार्बोनेट कैसे बना, आप ध्यान रखना हमेशा कि जब हाइड्रोजन की यहाँ पर संयोजकता +1 ली जाती है, अब यहाँ पर H में से जब CO3 जुड़ेगा तो क्या यहाँ पर -3 हो जाएगा, नहीं, क्यों, क्योंकि 1 प्लस से इसमें का 1 माइनस कैंसिल हो जाता है और -1 बन जाता है, सिंपल। अब यही जब सोडियम से अभिक्रिया करता है तो इसका नाम हुआ सोडियम और इसका हुआ बाइकार्बोनेट, इसका आवेश होता है +1, तो ये बन जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। छोटी छोटी चीजें जो कि मैं सूत्र बनाना भी आपको साथ में सिखाते चल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हुआ रासायनिक नाम इसका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका ये यानी HCO3, ठीक है। देखो दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि यानी HCO3 लिखा तो सोडियम बाइकार्बोनेट कहीं पर लिखा या बेकिंग सोडा लिखा तो NaHCO3, उसका तुरंत नाम क्लिक करना चाहिए दिमाग में। आगे बढ़ते हैं, तो भाई इसको कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कैसे बनाओगे आप लोग कि भाई सोडियम क्लोराइड जल कार्बन डाइऑक्साइड एवं अमोनिया क्लोराइड के आपसी अभिक्रिया से बेकिंग सोडा का निर्माण होता है। बस अगर आप लोग केवल और केवल इतना याद कर लेते हो तो आपको 100% पूरी रिएक्शन ये वाली आ जाएगी। क्या बोला है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, NaCl, ठीक है। जल यहाँ पर क्या है, H2O, और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर ये है कार्बन डाइऑक्साइड एवं अमोनिया क्लोराइड, अमोनिया क्लोराइड क्या है, ये अमोनिया क्लोराइड की आपसी अभिक्रिया से क्या बनता है कि भाई यानी HCO3 बनता है, सिंपल। और यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड भी बनता है, ये भी आपको याद रखना है, अमोनियम क्लोराइड। कभी कभी पूछ लेता है कि अमोनियम क्लोराइड कैसे बनाओगे, तो भाई देखो लॉजिक है, विज्ञान है, कोई भी पूछ सकता है क्वेश्चन। तो ये सारी चीजें अगर आप क्लियर करे रहते तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग इस तरीके की वीडियो नहीं देखते हैं, आप अगर देख रहे हो तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी बात, आपको बहुत बहुत बधाई कि आप कुछ सीख रहे हो। और बहुत सारे लोग मैं देखा हूँ पिछली वीडियो ऐसे ही बनाया था तो 6% कुल लोग दिखे थे, मतलब पूरी वीडियो। तो समझ रहे हो कितना कम इसमें वॉच टाइम मिलता है। जानते हो क्यों? क्योंकि बच्चे केवल यही जानना चाहते हैं कि 10 मिनट में 100% कैसे फोड़ दें, घंटा फोड़ देंगे ऐसे में, वो मतलब फिर बस अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है। अभी मैं डाल दूंगा कि भाई पेपर चुरा लाया तो पूरी मतलब लगभग बहुत लाइक आती हैं और बहुत व्यूज जाती है, तो हमारा भी मन करता है कि भाई बनाए, लेकिन नहीं, कुछ वीडियो है जो मैं दे रहा हूँ आपको अच्छी, तो भाई पढ़ाई करो। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर इसका उपयोग क्या क्या कर सकते हैं कि भाई रसोई घर में स्वादिष्ट खस्ता पकौड़े बनाने के लिए प्रयोग करते हैं, ब्रेड बनाने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं, कैसे भी बताएंगे, ठीक है। खाने को शीघ्रता से पकाने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। भाई जब किसमें बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा जो आपका डाल दिया जाता है, तो जब रसगुल्ला वगैरह बनाया जाता है आप देखोगे बेकिंग सोडा उसमें डाला जाता है तो वो क्या होता है, बड़ा वाला हो जाता है, फूल आता है, फूल आता है, मतलब बड़ा हो जाता है। और उसी के बाद बहुत सारी चीज़ों में जैसे जलेबी में भी डाला जाता है तो क्या होता है, जलेबी मोटी हो जाती है, बड़ी उसमें अंदर जो रस है वो बहुत ज़्यादा भर जाता है, सीरा जिसको बोलते हैं, तो ये हो जाता है। यह एक क्षारकीय लवण है, अतः इसका उपयोग दंत सरण को रोकने, उदर की अम्लीयता को उदासीन करने के लिए किया जाता है। यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, यह एक क्षारकीय लवण है। अगर आपसे पूछ ले कि किसी एक क्षारकीय लवण का नाम लिखिए तो आप बेकिंग सोडा का नाम लिख देना NaHCO3, ठीक है।
देखो एंटासिड का संगठन का मतलब जब हमारे उदर में जलन होती है, जब हमारे यहाँ पर जलन होती है, ज़्यादा अम्ल जब हमारा शरीर प्रोड्यूस करता है तो उसको अम्ल को जानते हो, अम्ल के प्रभाव को क्षारक समाप्त करता है। तो क्षारकीय लवण जब खा लेंगे तो क्या होगा भाई, दोनों क्या होगा, न्यूट्रल हो जाएंगे, तो हमारे उदर की जलन खत्म हो जाती है। तो ये हो जाता है, तो ध्यान रखना। ये सारे नोट्स हैं एक प्रकार से। आगे Na2CO3 धावन सोडा को आप कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो धावन सोडा को बनाने के लिए इसे देखो यहाँ पर क्या होता है यार, क्या हो रहा है, हाँ देखो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है, लेकिन दो को याद करना है। तो धोने का सोडा जो कैसे आप बनाओगे, ठीक है, धोने का सोडा यहाँ पर ध्यान देना, इसे गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है, अतः इसका उपयोग पाव रोटी बनाने में किया जाता है। मैंने बताया ही है, जब आप NaHCO3 को गर्म करते हो तब वहाँ पर सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल थोड़ी मात्रा में निकलता है, तो जल, ये तीन चीज बन जाती हैं, ठीक है, NaHCO3 से। तो क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो पाव रोटी में प्रयोग की जाती है। जो पाव रोटी में आप देखो छोटे छोटे बुलबुले निकलते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण ही है। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड उसको फुला देती है ऐसे, ठीक है। तो ये हो जाता है पाव रोटी यानी ब्रेड भाई साहब, ठीक है। आगे देखिए धोने का सोडा क्या है कि भाई इसका कैसे बनाया जा सकता है। जब बेकिंग सोडा को गर्म करते हैं तो Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से हमें क्या है, Na2CO3 × 10H2O का निर्माण मिलता है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखना कि भाई यहाँ पर है सोडियम, बेकिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट। अब आप बोलोगे भैया यहाँ पर एक 2 क्यों लगा है, आपने रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना सीखा है कि नहीं, रासायनिक समीकरण को, तो वही यहाँ पर संतुलित करने के लिए लगाया गया है। क्योंकि यहाँ पर देखो 2 ठो यानी है, तो यहाँ पर भी हमें 2 ठो यानी लेना पड़ेगा, सिंपल। तो इसीलिए अब मैं ये सब चीज़ नहीं बताऊंगा, ठीक है। जब इसको हम गर्म करते हैं बेकिंग सोडा को यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को, ये यहाँ पर ऊष्मा दी गई है ना, गर्म करते हैं तो ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल देता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ठीक है। अब यही सोडियम कार्बोनेट को जब जल से मिलाते हैं, 10H2O क्रिस्टलन का जल इसमें होता है, तो यही क्या होता है, Na2CO3 × 10H2O बनता है। यही होता है आपका क्या, धावन सोडा, जिसको हम धोने का सोडा बोलते हैं। भाई साहब घर में जो आता है निरमा वगैरह, कपड़े वगैरह धोने के लिए, बधाई हो, आप उसका फार्मूला जान चुके हैं, ठीक है। उसको आप लोग कभी जो बेकिंग सोडा उसको आकर गर्म करोगे तो हाँ, तो ये हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो उपयोग क्या क्या है आप लोग देखो यहाँ पर, ठीक है। एक बात मैं एक बात बताना चाहूँगा, इनको आप प्लीज़ तैयार जरूर कर लें, इनको आप बार बार पढ़ें। आपको जो नोट्स है वो डिस्क्रिप्शन में मिल रही है, फ्री में, बार बार पढ़ें। आपका विकास भैया को आपसे कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, फ्री में है, जाकर डाउनलोड करो और देखो। और हाँ बस जाकर देखो, जाओ। तो आगे देखो, आप डिजिटल बोर्ड नहीं है ना, वरना मैं और अच्छे से आपको बताता, बहुत सारी चीज़ें समझाता। अब नहीं है तो क्या कर सकते हैं, अगर आप मेरी मदद करना चाहते हैं तो 88 87 83 88 70 पर गूगल पे, फ़ोन पे द्वारा मदद कर दीजिए, जिससे मैं डिजिटल बोर्ड ले पाऊँ। अगर करना चाहते हैं तो ऐसे ज़बरदस्ती कोई नहीं है, ये मत बोलने लग जाना भैया आप लूट रहे हो, ठीक है। अगर नहीं दिल से कह रहे हो, दिल नहीं कह रहा है तो मत करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसका उपयोग घरों में साफ सफाई करने के लिए किया जाता है। जो इसका उपयोग घरों में साफ सफाई करने के लिए किया जाता है, जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। और इसका उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योगों में होता है, ये भी ध्यान रखना है भाई। कांच, साबुन, कागज, साबुन में तो ना होगा भाई, साबुन बनाने के लिए जो झाग निकलता है वो सब के लिए, और कागज में भी उपयोग होता है, और कांच में भी, कांच को धोने वगैरह के लिए, ठीक है। आगे क्रिस्टलन का जल क्या होता है, ये भी आपको याद रखना। मैंने आपको नाम लिया पीछे ना, क्रिस्टलन का जल। लवण के एक सूत्र इकाई में, सूत्र इकाई का मतलब क्या है कि भाई ये जो सूत्र है वही है, इसमें जो जल लगा होता है, इसमें जो थोड़ा जल होता है उसी को बोलते हैं क्रिस्टलन का जल। तो लवण की एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखोगे 10H2O है, क्या है, तो भाई जो 10H2O है इसका मतलब क्या है कि 10 अणु जो हैं वो जल के हैं। और यहाँ पर 5H2O का मतलब क्या है कि भाई 5H2O जो है वो क्रिस्टलन के जल के हैं। तो यहाँ पर ये हो जाता है CuSO4.5H2O आप लिख सकते हो, कॉपर सल्फेट जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। आगे प्लास्टर ऑफ पेरिस एवं जिप्सम, इसको भी पढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई। प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण कैसे करोगे कि भाई जब जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म करने पर जिप्सम जल के अणुओं का त्याग कर देता है और कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट, या आप कह सकते हो कि भाई हेमी हाइड्रेट यानी CaSO4 1/2H2O
बनाता है जिसे प्लास्टर ऑफ पेरिस या पेरिस प्लास्टर कहते हैं। तो पेरिस प्लास्टर भी कहते हैं, लेकिन आपके बुक में प्लास्टर ऑफ पेरिस ही है, ठीक है। इसका उपयोग क्या है, डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर करने के लिए किया जाता है। भाई जब आपका हाथ वगैरह आप देखो किसी का टूट जाता है तो क्या होता है, व्हाइट बहुत यहाँ से पूरा बांध दिया जाता है। हाथ ही नहीं, जब आपका पैर भी टूट जाता है, कोई भी कुछ भी टूट जाए, मतलब अंगुली टूट गई तो भी सीधा करने के लिए, तो आप देखोगे एक व्हाइट कलर की ऐसे वो कर दिया जाता है, ऐसे टांग दिया जाता है, ले बाबू 1 महीने पकड़ के घूम ऐसे। क्यों 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 बदमाशी कर रहा था, टूट के बैठ गया, घूम ऐसे 1 महीने ठीक है। तो मतलब क्या है, व्हाइट कलर का मतलब उसमें बंधा होता है और यहाँ से लटका दिया जाता है ऐसे हाथ, और हाथ ऐसे ऐसे लिए मुन्ना टहल रहा होता है, फिर पछता रहा होता है कि मैंने क्या गलती कर दी यार कि हाथ टूट गया ठीक है। तो हाँ, बिना गलती के भी टूट जाता है, तो बहुत सारे लोग लेकिन गलती ही बहुत ज़्यादा करते हैं, गाड़ी भगाएंगे बहुत तेज, ये सब तो आप लोग प्लीज़ मत करना, ठीक है, कभी भी। तो यहाँ पर ये है, इसका उपयोग सतह को चिकना बनाने के लिए भी किया जा सकता है। बिल्कुल सिंपल है, आप देखोगे बिल्कुल चिकना होता है, तो कोई भी सतह में जब आप पोत दोगे या कुछ कर दोगे तो वो चिकना हो जाएगा। सिंपल यार, ये आपके रियल लाइफ एग्जाम्पल है। उसके बाद आता है भाई साहब, इसका उपयोग खिलौने बनाने, सजावट का सामान बनाने के लिए करते हैं। इसका उपयोग खिलौने बनाने और सजावट का सामान बनाने के लिए करते हैं, सिंपल, ठीक है। कोई भी सजावट करने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। आगे देखो, कुछ प्राकृतिक अम्ल क्या है भाई साहब, सिरका में एसिटिक अम्ल होता है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो यहाँ पर मैंने लिख दी है, ठीक है, ये एक नोट्स है एक प्रकार की, ठीक है, आपकी मतलब शॉर्ट रिवीजन। संतरा और नींबू बड़े छोटे भाई में सिट्रिक अम्ल होता है। संतरा और नींबू का मतलब क्या है कि भाई बड़ा भाई आपका संतरा हुआ और छोटा भाई नींबू हुआ, मैंने लिख दिया, ठीक है। तो बड़े छोटे भाई में सिट्रिक अम्ल होता है। तो आप याद करने में थोड़ा ट्रिक इस्तेमाल करोगे, मजाक की चीज़ें इस्तेमाल करोगे, जल्दी याद होंगी, तो वही मैंने लिख दिया था। इमली में टार्टरिक अम्ल होता है, तो ध्यान रखना इमली में कौन सा अम्ल होता है, टार्टरिक अम्ल। एक बार फिर पढ़ लो, सिरका में एसिटिक अम्ल होता है, यानी CH3COO है, जिसका सूत्र होता है आप जानते हो, एसिटिक अम्ल, जिसको एथेनोइक अम्ल भी बोलते हैं। कार्बन एवं उसके यौगिक वाले चैप्टर में आप जब पढ़ोगे नामकरण करना तब जानते हो। उसके बाद आता है संतरा और नींबू में सिट्रिक अम्ल होता है, इमली में टार्टरिक अम्ल होता है, टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल होता है, और चींटी के डंक एवं नेटल के डंक में मेथेनोइक अम्ल होता है। ध्यान रखना, पूछ सकता है कि चींटी के निम्न में से चींटी के डंक में अम्ल होता है, कौन सा होता है, मेथेनोइक, टार्टरिक, ऑक्सैलिक, ये सब दे देगा। तो मेथेनोइक आपको मालूम होना चाहिए, तभी 1 नंबर क्लियर होगा। तो कुछ भी पूछ सकता है साइंस में, बस बधाई हो, आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीख चुके हो। आई होप गाइज ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। भाई साहब नहीं, गाइज नहीं, मेरे दोस्तों, मेरे बहनों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो भी बोलना है ना, तो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना भाई साहब। मैं जानता हूँ इस तरीके की वीडियो में लाइक बहुत कम आते हैं, मैंने देखा पिछली वीडियो में बहुत कम आए, व्यूज भी बहुत कम गए, तो डिमोटिवेशन तो आता है कि भाई इतनी मेहनत करो, देखते हो भाई इसको लिखने में कितना टाइम मुझे लगा होगा, है ना। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ किसी भी तरीके से, बस आप लोगों का नंबर अच्छे हैं, मैं सोच रहा हूँ बस। साइंस में इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता, हर चीज इंपॉर्टेंट होता है, हाँ होते हैं, कुछ होते हैं। तो हिंदी से बिल्कुल डिफरेंट एग्जाम है, ये आप ध्यान रखना। तो मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट, और साइंस में कहर मचा दो, अपने विकास भैया का नाम रोशन कर दो। जाओ जाओ जाओ, फोड़ दो, जाओ, बाय बाय बाय।